हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम कुछ पॉलिसीज़ को जो ब्रिटिश भारत में लागू की गई थी। उनमें से जो दो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ हैं, जिसमें से हड़प नीति और सहायक संधि, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ हैं। इन पॉलिसीज़ को लागू करने का मोटिव अंग्रेज़ों का इतना था कि वो कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी करना चाहते थे। और उनकी जो मंशा थी, वो जब भारत में पहली बार आते हैं यूरोप से, जो भी कंपनियां भारत में आई हैं, चाहे वो पुर्तगाली हो, डेनिश हो, डच हो, अंग्रेज़ या फ्रांसीसी, जो भी कंपनी है, तो उनका आने का जो प्राइमरी मोटिव था वो व्यापार का था, मसालों का व्यापार, ये कपड़ों का व्यापार, ठीक है। लेकिन जब वो भारत में आते हैं, यहाँ पर कुछ समय रहते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर व्यापार करने के साथ साथ शासन करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके जो फैक्टर्स हैं, उन्हें लगा कि यहाँ के जो देसी राजा हैं, ठीक है, ये देसी रियासतें हैं, उनके जो शासक हैं, उनमें एकता का अभाव है, ठीक है। एक दूसरे से जो विश्वसनीयता होती है, उनमें उसका कमी उन्हें दिखाई पड़ी। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने जब एनालाइज़ किया तो देखा कि इनको आपस में लड़ाया जा सकता है और उसके बाद इन पर राज आसानी से किया जा सकता है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सहायक संधि के बारे में। यूरोप से आने वाली जो कंपनियां हैं, उनमें से दो कंपनियां ऐसी हैं जिनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही विस्तृत है। पहली कंपनी आपकी अंग्रेज कंपनी होगी, ठीक है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। दूसरी हो गई आपकी फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। इन दोनों ने भारत पर शासन करने का मन बना के रखा हुआ था आने के कुछ समय बाद, मतलब मन बना लिया था। और अंग्रेज़ों ने उस सपने को साकार भी किया, लगभग 200 साल तक शासन किया। फ्रांसीसी शासन नहीं कर पाए क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ टिकने ही नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों का यहाँ शासन करने का सपना तभी साकार हो सकता था जब उनका कोई और कॉम्पिटिटर ना हो। तो वो जैसे ही फ्रांसीसी यहाँ पर इस्टेब्लिश होने का प्रयास करते थे, तो अंग्रेज़ उन्हें किसी भी तरीके से युद्ध करके या किसी माध्यम से यहाँ से भगाने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी के पीछे अंग्रेज़ हमेशा पड़े रहे जब तक कि उनका अस्तित्व भारत से ख़त्म नहीं हो गया, या वो केवल अपने जो उद्देश्य था व्यापार तक सीमित नहीं हो गया। तो लड़ाई लगातार चलती रहती थी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की। केवल यहाँ नहीं, जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी लगातार लड़ाई ठीक ठाक चल रही है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे सहायक संधि के बारे में। देखिए, सहायक संधि को सबसे पहले भारत में लागू किया था डुप्ले ने। डुप्ले कौन है? तो इस संधि को सबसे पहले लागू किया, ठीक है, भारत में डुप्ले ने, ठीक। डुप्ले कौन है? एक फ्रांसीसी गवर्नर था। अच्छा, अब डुप्ले ने जो सहायक संधि लागू की थी, उसके नियम कुछ अलग थे। डुप्ले की सहायक संधि का रूल था कि जो भी राज्य डुप्ले से सहायता मांगता था, उस सहायता के बदले डुप्ले को धन चाहिए था, ठीक है। तो पॉलिसी क्या थी डुप्ले की? सहायता के बदले धन, ठीक है। हम आपको सहायता देंगे, आप हमें पैसे दे देना बाद में। लेकिन इसके बाद जब 1798 में वेले जली आता है गवर्नर बन के, तो जब वो सहायक संधि लागू करता है तो उसके जो रूल्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो सहायक संधि को व्यवहारिक रूप देने का कार्य किसने किया है? लॉर्ड वेले जली ने किया है। तो इनके नियम जो हैं कि वह राज्य जो सहायक संधि
स्वीकार करेगा उसे कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अलायंस में कुछ जब भी अलायंस होता है या मतलब जो संधि होती है उसमें नियम तो होते ही हैं। तो पहला नियम जो फॉलो करना पड़ेगा, जो राज्य स्वीकार कर रहा है संधि को, वह राज्य शत्रु पक्ष के किसी भी व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगा। ये पहला नियम है और ये नियम बनाया था फ्रांसीसी कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब जो अधिकारी थे, विशेषकर उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि इस समय 1798 में जो फ्रांसीसी अधिकारी हैं उनकी देसी राजाओं के साथ मित्रता चरम पर थी। ठीक है, और जो पसंद किसे नहीं आ रहा था, अंग्रेज़ों को। ठीक है, किसी दूसरी कंपनी के अधिकारी भारत के राजाओं के साथ अगर मित्रवत व्यवहार करेंगे तो अंग्रेज़ों के ऊपर खतरा है। ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी जब हावी हो जाएगी कि भारत की सेना, ठीक है, भारत के राजाओं की सेना प्लस कंपनी फ्रांस की, अगर मित्रता हो गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर दिया तो अंग्रेज़ों को भागना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नियम था वो विशेषकर फ्रांसीसी अधिकारियों को राजाओं से दूर रखने का तरीका था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, कंपनी की अनुमति के बिना राज्य किसी दूसरे राज्य से युद्ध, मित्रता या संधि नहीं करेगा। इसका लाइन का मतलब क्या है कि जो भी राज्य संधि स्वीकार करेगा वो कंपनी की परमिशन के बिना किसी भी राज्य से ना युद्ध करेगा, ना मित्रता कर सकता है और ना ही कोई अलायंस कर सकता है या संधि कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि उस राज्य में कंपनी अपनी सेना तैनात करेगी। ठीक है, कंपनी उस राज्य में अपनी सेना तैनात करेगी और सेना का जो खर्चा होगा वो राज्य स्वयं उठाएगा और सेना का खर्च राज्य स्वयं उठाएगा। ये आपका तीसरा नियम है संधि का। चौथा पॉइंट है कि राज्य के शासन प्रबंधन के लिए कंपनी राज्य में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसको नियुक्त करेगी, मतलब अपना प्रतिनिधि भेजेगी, जैसे हम कहेंगे ब्रिटिश रेजिडेंट। तो शासन प्रबंधन के लिए कंपनी राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करेगी। ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करेगी जो शासन के मामलों में, शासन प्रबंधन के मामले में राज्य की सहायता करेगा। ठीक है, कि शासन में सुधार के लिए सुझाव देगा। लास्ट फिफ्थ नंबर का रूल है कि कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में कोई
हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, कंपनी का आपके जो आंतरिक मामले होते हैं उनमें कोई इंटरफियर नहीं होगा। लास्ट पॉइंट आपका जो इम्पोर्टेंट है, कंपनी आंतरिक व बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करेगी। ये आपका अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका सहायक संधि यहाँ से समाप्त हो जाता है ये टॉपिक। अब हमारी दूसरी जो महत्वपूर्ण जो नीति आती है, जो पॉलिसी आती है, उसका नाम है हड़प नीति। और हड़प नीति को जो प्रसिद्धि मिली है वो मिली है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिली है। देखिए, हड़प नीति, इसका एक अन्य नाम भी है, इसे कहते हैं व्यपगत सिद्धांत। इंग्लिश में इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए, पॉइंट एक छूट गया है सहायक संधि में कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले स्वीकार की थी ये संधि हैदराबाद ने। हैदराबाद ने सबसे पहले संधि को स्वीकार 1798 में स्वीकार किया था। सेकेंड पे आपका मैसूर स्वीकार करेगा 1799 में। स्वीकार नहीं की थी, ये सहायक संधि थोप दी गई थी मैसूर के ऊपर, क्योंकि मैसूर इस सन में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और जो मैसूर है उस पर अंग्रेजी शासन कब्जा कर लेता है। ठीक है, और सहायक संधि वहाँ पर लगा देता है। ठीक, तीसरा जो राज्य है ये आपका तीसरा जो प्रांत है वो आपका तंजौर हो जाएगा। तंजौर भी लगभग 1799 में ही इस संधि को स्वीकार करेगा। और फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है अवध। अवध लगभग 1801 में संधि को स्वीकार करेगा। ठीक है, तो आपके 4 राज्य हैं। और इसके अलावा 2 से 3 प्रांत और भी हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये 4 ही आपके महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी हड़प नीति है। व्यपगत सिद्धांत। ठीक है, हड़प नीति, व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी को लागू किया लॉर्ड डलहौजी ने। पॉलिसी का टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब से कब तक लागू रहती है? तो ड्यूरेशन रहेगा 1848 से लेके 1856 तक। ये जो पॉलिसी है वो ब्रिटिश भारत में लागू रही थी। इसमें पॉलिसी में क्या था? पॉलिसी में था, डलहौजी ने नियम बनाया था पॉलिसी का, उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा पर
पाबंदी लगा दी थी कि आप पुत्र को गोद नहीं ले सकते हो। जो राजा रानियों के पास या जो राजा रानी, ठीक है, जो राजा रानी संतानहीन है, संतानहीन जिनका पुत्र नहीं है, ठीक है, संतानहीन हैं, उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा, विलय कर लिया जाएगा, ठीक है। इसका आशय क्या है कि जो भी भारत के राजा रानी हैं, वो अगर संतानहीन है, उनका पुत्र नहीं है, मतलब उनके पास उत्तराधिकारी नहीं है जो बाद में उनके शासन को संभाल सके, तो वो किसी अन्य के पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और उनके जो राज्य है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ठीक है। ये इस पॉलिसी का नियम है। तो इस पॉलिसी का जो सबसे प्रथम इम्पैक्ट पड़ा था वो पड़ा था सतारा पर। इस पॉलिसी के द्वारा सबसे पहले विलय किया गया राज्य कौन सा है? सतारा। सतारा को विलय किया गया 1848 में। इसके बाद जैतपुर और संबलपुर इनका विलय हुआ 1849 में। देन नंबर आता है बघाट का विलय हुआ 1850 में। उदयपुर का विलय होता है 1852 में। झांसी का विलय 1853 में होता है। और नागपुर और अवध, ठीक है, नागपुर का और अवध का इनका विलय होता है 1856 में विलय होता है। अवध का विलय किया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया। अच्छा, कुशासन का आरोप किस बेस पर लगाया गया था? तो कुशासन का आरोप जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, ठीक है। तो ये आपकी दो पॉलिसी जो ये आपकी हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश भारत में लागू की गई कुछ महत्वपूर्ण भू राजस्व वसूलने की पद्धतियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इजारेदारी प्रथा को, ठीक है। भू राजस्व वसूलने की जो प्रणालियाँ हैं। तो 1765 में द्वैध शासन लागू किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और 1772 में उसे समाप्त किया जाता है वॉरेन हेस्टिंगस के द्वारा। तो 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंगस एक प्रथा की शुरुआत करता है जिसका नाम होता है इजारेदारी प्रथा। 1772 में इजारेदारी प्रथा को स्टार्ट करता है वॉरेन हेस्टिंगस। इस प्रथा में क्या है, ये एक पंचवर्षीय व्यवस्था है, मतलब 5 वर्ष की है। 5 वर्ष से मतलब है कि 5 वर्ष के बाद
जब ये एक बार लागू कर दी जाएगी तो 5 वर्ष के बाद देखा जाएगा कि इस व्यवस्था में कमियां क्या हैं, ठीक है, और इसमें संशोधन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 5 वर्ष तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। 5 वर्ष के बाद इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा और देखा जाएगा कहाँ इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इस व्यवस्था का रूल क्या है, तो इस व्यवस्था के अनुसार सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भू राजस्व वसूलने का ठेका दिया जाएगा, ठीक है। मतलब लैंड रेवेन्यू या जो भूमि से जो टैक्स मिलता है उसको वसूलने वही व्यक्ति जाएगा जो सर्वाधिक बोली लगाएगा, ठीक है। इस व्यवस्था से जमींदारों को दूर रखा गया था, क्योंकि हेस्टिंगस का ऐसा मानना था कि अगर हम किसी भी मीडिएटर इंसान को रखेंगे बीच में, तो जो हमें भू राजस्व की जो दर मिलने वाली है, जो पैसा मिलने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं जो ज़मींदार होंगे वो पैसा खाएंगे बीच में, ठीक है। पैसा खाने से मतलब है कि उसमें पैसे का जो लेन देन होगा उसमें वो बीच में बेईमानी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे जो पैसा आ रहा है उसका एक बड़ा अमाउंट उनसे दूर रह सकता है। क्योंकि कंपनी का इतना सब करने का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है भारत में ये व्यवस्थाएं लाने का, कि उनका जो इनकम है, उनका जो उनके पास जो पैसा आना है, जो रेवेन्यू आना है, उसकी जो अमाउंट है वो बढ़े। मतलब पैसा कहीं से भी आए, कुछ भी लागू करना पड़े, उनके पास पैसा है, ठीक है। तो इसमें ज़मींदारों को इस व्यवस्था से दूर रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1790 में जब कॉर्नवालिस भारत आता है, तो 1790 में कॉर्नवालिस के द्वारा एक नई व्यवस्था स्टार्ट की जाती है जिसका नाम है जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था, ठीक है। जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था जब 1790 में इसे लागू करता है कॉर्नवालिस, तब ये 10 वर्षीय व्यवस्था है। 10 वर्षीय व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने इसमें बताया था कि 5 वर्ष के बाद देखा जाएगा कि क्या संशोधन करना है व्यवस्था में, कहाँ कमियां आ रही हैं। तो वैसे ही इसमें 10 वर्ष के बाद देखा जाएगा कि व्यवस्था में कमियां कहाँ हैं, संशोधन कहाँ करना है। लेकिन 1793 में क्या होता है, 1793 में इसी व्यवस्था को 10 वर्ष की बजाय स्थायी कर दिया जाता है, मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। 1793 में व्यवस्था को स्थायी कर देते हैं, तब इसका नाम क्या पड़ता है, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न आपसे क्या आता है कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर कॉर्नवालिस रहता है, ठीक है। लागू कब किया गया था, 1793 में किया गया था, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखेंगे और कल हम पढ़ने वाले हैं स्थायी बंदोबस्त को डिटेल में, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन सभी को कल हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।